नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी छुट्टियों और यात्राओं से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल टूरिज्म या अनुभव आधारित यात्रा की। भारत में पर्यटन की दिशा में एक बहुत बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर का शिफ्ट आ रहा है। लोग अब सिर्फ जगह देखने नहीं जा रहे, बल्कि उन जगहों की संस्कृति को असल में जीने के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के मुख्य विषय, अनुभव आधारित यात्रा में आ रहा बदलाव, कुछ बेहतरीन और शांत गंतव्य, शाही विरासत का पुनरुद्धार, प्राचीन अजूबों की खोज और अंत में टिकाऊ यात्रा का भविष्य। बस सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला हिस्सा, अनुभव आधारित यात्रा में बदलाव, यानी निष्क्रिय पर्यटन से सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ना। आज लगभग हर लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर भारी भीड़ है और इसका सबसे कारगर समाधान है स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन जाना। दूर से तस्वीरें लेने के बजाय असल में उस जगह को जीना। अब इस बदलाव को थोड़ा नंबर्स के चश्मे से देखते हैं। 45 बिलियन डॉलर, जी हां, 2027 तक भारत में अनुभव आधारित यात्रा बाजार की यही अनुमानित कीमत आंकी गई है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा टूरिज्म सेक्टर एक नई दिशा में मुड़ रहा है। सच कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस बदलाव को आगे कौन बढ़ा रहा है। डेटा बिल्कुल साफ है। 18 से 35 साल की युवा, यानी करीब 68% हिस्सा इन्हीं का है। आज की नई जनरेशन को बंधे बंधाई टूर पैकेजेस नहीं चाहिए, उन्हें आज़ादी चाहिए। अपनी यात्रा खुद प्लान करनी है और स्थानीय लोगों के साथ एक सच्चा जुड़ाव महसूस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बेहतरीन गंतव्य विकल्प, या यूं कहें स्मार्ट डेस्टिनेशन स्वैप्स। भीड़भाड़ से बचने और संस्कृति को करीब से जानने के लिए अब कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं, जयपुर। कमाल का शहर है, बिल्कुल आइकॉनिक, लेकिन वहां भीड़ कितनी होती है ना? तो इसका स्मार्ट विकल्प क्या है? बूंदी। जयपुर की जगह थोड़ा बूंदी का रुख किया जा सकता है। वहां वही शानदार राजपूत आर्किटेक्चर, खूबसूरत बावड़ियां और ऐतिहासिक तारागढ़ किला मिलेगा, वो भी बिना किसी धक्का मुक्की के। वहां राजपूत इतिहास को पूरी शांति के साथ करीब से महसूस किया जा सकता है। अब वाराणसी को ही देख लीजिए, ग्लोबल अट्रैक्शन है, वहां की एनर्जी कमाल की है, पर वहां हमेशा भारी भीड़ मिलती है। इसके एक शांत विकल्प के रूप में ओरछा को देखा जा सकता है। बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा अपनी शाम की शांतिपूर्ण आरती और शानदार बुंदेला वास्तुकला के साथ एक अलग ही आध्यात्मिक सुकून देता है। और अगर समुद्र तटों की बात हो तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गोवा। लेकिन गोवा का मतलब है भारी भीड़ और शोर शराबा। अगर वाकई शांति और सुकून भरी छुट्टी चाहिए तो गोकर्ण एक परफेक्ट स्वैप है। सोचिए, ओम बीच से हाफ मून बीच तक की शांत तटीय पगडंडियां और प्राचीन मंदिर संस्कृति शोर शराबे से बिल्कुल दूर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। तीसरे हिस्से पर आते हैं, शाही विरासत का पुनरुद्धार। विशेष रूप से राजस्थान में वास्तुकला का एक अद्भुत पुनरुद्धार हो रहा है, जहां भूली बिसरी हवेलियों को उनका पुराना गौरव लौटाया जा रहा है। देखिए, हवेली आखिर होती क्या है? ये सदियों पुरानी आलीशान इमारतें हैं जहां बड़े बड़े आंगन, जटिल झरोखे और खूबसूरत भित्ति चित्र यानी फ्रेस्कोज होते हैं। किसी जमाने में ये राजघरानों या बड़े व्यापारियों की शान हुआ करती थीं। लेकिन वक्त के साथ जब परिवारों ने शहर छोड़ा और इनके रख रखाव का खर्च बढ़ा तो ये वीरान होने लगी थीं। लेकिन अब इन ऐतिहासिक ढांचों को ढहने से बचाने का काम तेजी से चल रहा है, और ये किसी नाजुक कला से कम नहीं है। इसमें 4 मुख्य कदम होते हैं। पहले, बेसिक स्ट्रक्चर की मरम्मत। दूसरा, प्राकृतिक रंगों से उन पुरानी चित्रकारियों को सहेजना। तीसरा, पारंपरिक निर्माण सामग्री का ही इस्तेमाल करना। और चौथा, इन सब के बीच आधुनिक सुख सुविधाओं को ऐसे फिट करना कि इमारत की आत्मा न बदले। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे वहां के लोकल कारीगरों को एक नया रोजगार भी मिल रहा है। यही वजह है कि किसी बुटीक हवेली में ठहरना किसी रेगुलर होटल वाले अनुभव से बिल्कुल अलग है। शेखावाटी की अमीर व्यापारी हवेलियां ले लीजिए या फिर दी अमोली हवेली, यहां रुकना ऐसा है जैसे किसी शाही परिवार के खास मेहमान हों। भीड़ से दूर एक बेहद व्यक्तिगत और शानदार अनुभव। चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं, प्राचीन अजूबों की खोज, यानी वे जगहें जो मुख्य धारा के स्मारकों की भीड़ से परे हैं। हमारे देश में ऐसे ढेरों शानदार विरासत स्थल बिखरे पड़े हैं जिन्हें वो लाइमलाइट नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। गुजरात में चांपानेर, पावागढ़ और रानी की वाव, मध्य प्रदेश में मांडू और सांची, या फिर कर्नाटक में हम्पी और बदामी।
ये सभी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त या सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थल हैं। यहाँ प्राचीन वास्तुकला को बिना किसी शोर शराबे के बहुत शांति से निहारने का मौका मिलता है। अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, त्रिपुरा की तरफ। वहाँ रहस्यमयी चट्टानों की नक्काशी वाली एक जगह है, उनाकोटी। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि उनाकोटी का नाम 1 करोड़ में एक कम क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की पौराणिक कहानी छिपी है। शैव कथाओं के अनुसार भगवान शिव अपने साथ करीब 1 करोड़ देवी देवताओं को लेकर काशी की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने सबसे कहा कि सुबह जल्दी उठ जाना, पर शिवजी के अलावा कोई नहीं उठा। बस फिर क्या था, शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने उन 99,99,999 देवताओं को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि इसी वजह से इन पहाड़ियों पर इतनी विशाल आकृतियां बिखरी पड़ी हैं। वैसे इस जगह का असल इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच इन आकृतियों को उकेरा गया था। फिर 11वीं-12वीं सदी में यहाँ श्री जयदेव का शिलालेख मिला और इस लंबे सफर का एक अहम पड़ाव 2022 में आया, जब इसे यूनेस्को की अस्थायी विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। ये सच में एक छिपा हुआ खजाना है। आखिर में आते हैं अपने 5वें और अंतिम हिस्से पर, यात्रा का भविष्य। ये भविष्य कैसा होगा? टिकाऊ, स्वतंत्र और परिवर्तनकारी। आज के आधुनिक और जागरूक यात्री अब एक अलग तरह की यात्रा चाहते हैं। अब यात्रा का मतलब सिर्फ घूमना नहीं रह गया है। लोग चाहते हैं कि उनकी वजह से स्थानीय समुदायों में रोजगार पैदा हो। जैविक खेती या हस्तशिल्प जैसी नई चीजें सीखना, इको लॉज में ठहरना, नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करना और वन्य जीव संरक्षण में हाथ बटाना, ये सब अब अनुभव आधारित यात्रा के नए स्तंभ बन गए हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यात्रा का मतलब अब सिर्फ दूर से दुनिया को देखना भर रह गया है, या फिर उसमें उतरकर सक्रिय रूप से भाग लेकर खुद को और उस जगह को बेहतर बनाने का वक्त आ गया है? अगली बार जब भी कोई यात्रा प्लान हो तो इस विचार को जरूर साथ लेकर चलें। यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।